नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 15 जिसका नाम है नौकर। आइए जानते हैं इस पाठ के लेखिका के बारे में। सबसे पहले ये पाठ किसने लिखा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। लेखिका के बारे में अनु बंदोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। अर्थात जो इस पाठ की लेखिका हैं वो गांधी जी की जो है एक सहयोगी थी और स्वतंत्रता आंदोलन के कई कामों के साथ साथ सामाजिक कामों में भी उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या मतलब प्रतिदिन के कार्यों के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है, ऐसा लेखिका इस पाठ में कहना चाहती हैं। नौकर किसे कहते हैं? जो कार्य करे, किसी दूसरे के लिए पैसे लेकर कार्य करे उसे नौकर कहते हैं। तो क्या गांधी जी नौकर थे या यह पाठ किस प्रकार से गांधी जी से जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। अर्थात जो पैसे लेकर काम करते हैं उन्हें नौकर कहते हैं। तो गांधी जी ने जो आश्रम खोला, कहाँ? साबरमती में। साबरमती जो आश्रम गांधी जी ने खोला था वहां पर कई ऐसे काम थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री मतलब वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। गांधी जी क्या करते थे उस समय? चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। गांधी जी का चक्की पर आटा पीसने में हाथ कौन बटाता था? कस्तूरबा और उनके लड़के। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। मोटा आटा कौन पीस लेता था? गांधी जी। किसकी सहायता से? कस्तूरबा और अपने बेटे की सहायता से। साबरमती आश्रम में, नाम आ गया यही वाला आश्रम, साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता कार्य करने वाला ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। जब किसी कार्यकर्ता ने कहा गांधी जी से कि गांधी जी आज जो है आटा कम पड़ रहा है तो और पीसना पड़ेगा, तो गांधी जी फौरन तैयार हो गए आटा पीसने के लिए। गेहूं पीसने से पहले भी उसे बीनकर साफ करना। बीनकर मतलब उसको अच्छे से उसमें से जो गंध है उसको निकाल देने, अर्थात उसको बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे कि जब भी आटा पीसना है गेहूं से तो उससे पहले गेहूं को अच्छी प्रकार से साफ कर देना चाहिए। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। जब गांधी जी को लोग देखते थे कि वो आटा पीस रहे हैं, गेहूं से आटा बना रहे हैं, तो जो उनसे मिलने के लिए लोग आते थे वो भी हैरान हो जाते थे कि इतना बड़ा आदमी जो है खुद आटा बना रहा है। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। वो शर्माते नहीं थे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं और मैं खुद काम कर रहा हूं। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। कौन आए? कॉलेज के कुछ छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उनको ऐसा घमंड था कि हमें अंग्रेजी आती है। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन छात्रों ने, जो छात्र गांधी जी से मिलने गए थे, गांधी जी से कहा कि आप बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। गांधी जी ने उनके मन की बात तार ली मतलब समझ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूं बीन डालिए। इस थाली में जो गेहूं रखी है उसको साफ कर दीजिए। आगंतुक मतलब आने वाले, अर्थात मेहमान।
आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि हमने तो सोचा था कि गांधी जी हमें जो है कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, पर उन्होंने तो हमें गेहूं बीनने का काम दे दिया। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, चारा मतलब कोई भी विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, अब तो उनको काम करना ही पड़ता। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर अपने घर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार मतलब रसोई का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। गांधी जी क्या करते थे? सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना मतलब उनसे जो है वो उनसे गुस्सा होते थे और सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का उन्हें ज्ञान था कि सब्जी फल और अनाज में कौन कौन से पौष्टिक गुण हैं, इसके बारे में गांधी जी जानते थे। एक बार एक आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाले ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। गांधी जी ने उससे क्या समझाया? आश्रमवासी को कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकते पड़ गए थे। अर्थात जो केला होता है जब उस पर निशान ऐसे पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं चकते। अर्थात वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके छिलकों पर कुछ काले चकते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना कि गांधी जी ने तो मुझे जो है वो गंदे केले दे दिए हैं। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं। ऐसे केले जिनके ऊपर काले काले निशान होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जल्दी पच जाते हैं। और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो हाजमा है वो कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, अर्थात खुद खाना खिलाते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद बेस्वाद जिसमें स्वाद ना हो, उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी गांधी जी कर चुके थे। गांधी जी ने कहा दक्षिण अफ्रीका की जेल में कैदियों को दिन में 2 बार खाना खिलाते थे। कितने कैदियों को? सैकड़ों कैदियों को। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर अर्थात ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर धोते थे। रसोई के बर्तन कैसे धोते थे? दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी मतलब ये पतीला है, पतीले का नीचे वाला हिस्सा जो आग पर रखा जाता है वो वाला जो है वो क्या हो गया? पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आई। तभी कौन आई वहां पर? कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी वहां आई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी अर्थात समझदारी। इसलिए उन्होंने वो क्या किया? वहां से वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। अर्थात उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए, चमकने चाहिए। एक बार जेल में उनको जो मददगार मतलब सहायक, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर, अर्थात वो सेटिस्फाई नहीं थे उनके काम से होकर, उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। गांधी जी ने उसे क्या बताया? जो उनको सहायक दिया था जेल में, उन्होंने उसे बताया कि वे लोहे के बर्तनों को भी चांदी की तरह चमका सकते हैं। इतनी साफ सफाई से वो बर्तनों को धोते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में, तंबू अर्थात टेंट में सोना पड़ता था।
एक नवागत, नवागत मतलब नए आए हुए को पता नहीं था, जो नया कोई व्यक्ति आश्रम में आया था उसे पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है, उस बिस्तर को कहां रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, अर्थात उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि गांधी जी जो है आटा पीसने के काम से क्या हो गए होंगे, थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम जो है खुद पानी भर देते हैं और उन्होंने जितने भी बड़े छोटे बर्तन थे सब में पानी भर दिया। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन को कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठाया। क्या उठाया? बच्चों के नहाने का एक टब उठाया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बड़ा पछतावा हुआ कि हमने तो गांधी जी की सहायता करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन गांधी जी को तो जो है वो काम करना था। तो उन्होंने बच्चों को नहाने वाले टब लेके गए और कुएं से पानी भरकर लाए। तब उस कार्यकर्ता को पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी मतलब बेबसी ना हो, तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम, रोज डेली करने वाले काम ना करने पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी। क्षमता मतलब कैपेसिटी और शक्ति भी थी कि वो अपना काम खुद कर सकते थे। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध, कौन सा युद्ध? बोअर युद्ध। कौन सा युद्ध? कहां पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर किसको कहते हैं? जिसके ऊपर मरीज को लेटा के ले जाते हैं ना, उसको स्ट्रेचर कहते हैं। स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील, कितनी 25-25 मील तक ढोया था। एक मील में कितना होता है? नहीं, 1.6, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, इतनी दूर स्ट्रक्चर पर लादकर वो एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था उन्होंने। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा युद्ध था? बोअर युद्ध, ठीक है। और जो घायल व्यक्ति थे वहां पर, वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी, जैसे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया, उसका नाम क्या था? साबरमती। क्या नाम था? साबरमती आश्रम। ऐसे वो दक्षिण अफ्रीका में जिस आश्रम में रहते थे उसका नाम क्या था? टॉलस्टॉय बॉडी। वहां पर रहते थे। तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील, कितना? 42 मील अर्थात लगभग 45 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते थे। कैसे चलते थे? पैदल। इसके लिए वे घर से में बना कुछ नाश्ता मतलब सुबह का खाना लेकर सुबह 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे सुबह निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी का काम करते और शाम होते होते वापस लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी अनुकरण करते थे। अर्थात उनके जो साथी थे वो भी सुबह उठकर पैदल जो है वो शहर से खरीदारी करने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी की इस आदत से, इस हैबिट से प्रभावित थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। तालाब की भराई समझते हो? कोई तालाब है मान लो और उस तालाब में मिट्टी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? मिट्टी, ठीक है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल, किसमें? तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए हैं। अर्थात उन्होंने जो है कुछ फल छीलकर जो है अपने साथियों के लिए तैयार करके रखे हुए थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया।
दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासी कौन होते हैं? जो दूसरे देश में जाकर रहते हैं, भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया था, अर्थात उन्हें जो है वो शाकाहारी खाना खाने के लिए निमंत्रित किया था। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तो उस समय जो छात्र थे उन्होंने क्या फैसला किया कि वो स्वयं खुद जो है शाकाहारी भोजन तैयार करेंगे। तीसरे पहर 2 बजे, दोपहर बाद 2 बजे एक दुबला पतला छरहरा आदमी, छरहरा मतलब पतला सा, दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने लगा, बर्तन धोने लगा, सब्जी साफ करने लगा और अन्य छुटपुट काम में उनकी मदद करने लगा। तब 3 बजे दोपहर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी आया और उनकी जो है वो मदद कर रहा है। ठीक है, बाद में छात्रों के नेता वहां आया, जो छात्र थे जो शाकाहारी भोजन तैयार कर रहे थे, जब उनका नेता वहां पर आया तो उसने देखा, क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं बल्कि उस शाम भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी ही थे। वो गांधी जी ही थे जो शाम को वहां पर जो है वो भोजन के लिए आने वाले थे। किसने देखा? छात्रों के नेता ने देखा कि जो व्यक्ति वहां पर जो है तस्तरियां धो रहा है, फल सब्जियां साफ कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि शाम को आने वाले मेहमान गांधी जी ही थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। कैसे थे? बहुत सख्त। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। नापसंद मतलब पसंद नहीं था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर लौटे। कहां से लौटे? राजनीतिक सम्मेलन से। तो रात हो गई। सोने से पहले वो अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। में रात के 10 बजे थे। कितने बजे थे उस समय? रात के 10। कहां से आए थे? किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वो जब लौटे तो रात को 10 बजे जब वो आए, उन्होंने अपना फर्श देखा। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली, अर्थात सफाई करने वाला सामान ले लिया। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, क्योंकि उस समय जो है वो लालटेन से लिखते थे, अगर उसका तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में ही पत्र को पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, अर्थात पत्र को कंप्लीट करना पसंद करते थे। अगर लाइट चली जाती थी लालटेन की तो फिर वो चांद की रोशनी में ही अपना पत्र पूरा करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविरों में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा जो गुजरात में खाया जाता है, गुजरात की जो लोकल डिश है, उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह, ऐसे एक्सपर्ट जो है वो शेफ की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उनको बताया, जो 2 लोग उनकी सहायता के लिए थे, कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष थी, 78 ईयर्स। कितने साल के थे गांधी जी उस समय? 78 ईयर्स के थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी भी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। दाई कौन होती है? जो बच्चों के जन्म के बाद उनकी देखरेख करती है, उनकी संभाल करती है। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे, अर्थात उन्हें जो है वो उनका मन लगा सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक कौन है? उनका कोई मित्र था। उनकी पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। उनका बच्चा क्या कर रहा था? अपनी मम्मी का दूध पीना नहीं छोड़ता था, इसलिए वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद
4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। क्या भर के रखते थे? पानी, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पानी पिलाया जा सके। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े, पखवाड़े मतलब 15 दिन, पखवाड़ा मतलब 15 दिन, एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी उनके दुपट्टे पर इस्त्री कर रहे थे, मतलब प्रेस, उनके दुपट्टे को क्या कर रहे थे? प्रेस कर रहे थे। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते लेकिन गांधी नहीं मानते थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले ही जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो गांधी जी उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनके पैर दबाते थे और उनका जो है वो खाना भी परोसते थे। लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने के बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन, अधिवेशन मतलब सम्मेलन, अधिवेशन मतलब सम्मेलन, सम्मेलन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने, टॉयलेट, गंदे पाखाने, टॉयलेट साफ किए और बाद में उन्हें एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन, कारकुन अर्थात सहायक, जो पत्र लिख सके, पत्र लिखने वाला, लिखने पढ़ने वाला सहायक नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? ये बात किसने कही? एक कांग्रेसी नेता ने। कब? गांधी जी से कहा। कब कहा? जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी, जिसको मैं कर सकता हूं, जिसमें मेरी क्षमता है। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन, पहले पत्र लिखने का काम किया, उसके बाद कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। किसने? गांधी जी ने। किसका? कांग्रेसी नेता का। कभी कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी जी, सहायक मतलब हेल्पर, तब गांधी जी किसी हरिजन, हरिजन मतलब आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, संविधान इनकी आज्ञा नहीं देता है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन की, जैसा समाज उस समय था उसको वैसा दिखाने के लिए लेखक ने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। अर्थात इस शब्द का आपने प्रयोग नहीं करना है। ये शब्द उस समय की स्थिति को दिखाने के लिए जो है वो लेखक द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो तब जब किसी सहायक को, किसी हेल्पर को रखने की जरूरत होती थी आश्रम में, तो गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे कि किसी हरिजन को, अर्थात एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को रखा जाए। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी, वेतनभोगी अर्थात ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वेतन लेने के लिए काम करते हैं, कि सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। हमें हरिजनों को क्या मानना चाहिए? अपने भाई के समान मानना चाहिए। उन्हें ऐसा मजदूर नहीं मानना चाहिए जिसे हम वेतन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं। तो ऐसा है हम उस पर विश्वास कर लें और वो आदमी चोरी कर ले, कुछ और भी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा हमेशा हर प्रकार से निष्फल नहीं जाएगी, अर्थात उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। अर्थात लोगों में यह भेदभाव की जो भावना है इसमें कमी आएगी। उन्हें यह मालूम ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल के लिए काम सौंपा गया, अर्थात गांधी जी की सेवा करने का काम उनके ही साथियों को सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था या काटता था, किसके? गांधी जी के। दूसरा बकरियों का दूध निकालता था, बकरियों को दूहता था। तीसरा उनके निजी नौकर, पर्सनल सर्वेंट की तरह काम करता था। और चौथा उनके पाखाने अर्थात टॉयलेट की सफाई का काम करता था। एक ब्राह्मण कैदी, कौन सा कैदी? ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। और 2 गोरे, गोरे मतलब यूरोपियन,
प्रतिदिन उनकी चारपाई को बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। गांधी जी ने ये कहाँ देखा था? इंग्लैंड में, कि वहाँ पर क्या, जो घरेलू नौकर होते हैं उन्हें एक परिवार का मेंबर माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान करवाया गया। इस बात से गांधी जी बड़े प्रभावित हुए कि अंग्रेज अपने घर में जो नौकर रखते थे उनको एज ए फैमिली मेंबर समझते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। ऐसा उन्होंने किससे कहा? नौकरों से। कौन से नौकर? जो भारतीय सज्जन के यहाँ काम करते थे और जहाँ गांधी जी काफ़ी दिनों तक रहे, तो उन्होंने उनसे नौकरों से कहा कि मैं उन्हें अपना भाई या बहन मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई और बहन समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान, उसका बदला, उसके वापस करने के लिए, उसका वापस देने के लिए देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। लेखिका अनु बंदोपाध्याय। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पाठ जिसका नाम था नौकर? इसमें बताया गया कि गांधी जी जो है वो नौकरों को किस नज़रिए से देखते थे और जो कार्य आमतौर पर घरों में नौकर करते हैं गांधी जी उन्हें स्वयं करने में विश्वास रखते थे। मिलते हैं अगले पाठ में, देखने के लिए धन्यवाद।